टाइम्स ऑफ भारत देख रहे हैं आप। इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं साक्षी मिश्रा। गुड मॉर्निंग, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। तो मैं और श्वेता एक बार फिर से हाजिर है देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें लेकर आपके लिए। तो फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन को आपने देख लिया तो कोई भी खबर आपसे मिस नहीं होगी। और देखिए, हम बाहर निकलकर वॉक करके खबरें बताते हैं ताकि आप भी अपनी फिटनेस का ध्यान रखें। तो बने रहिए हमारे साथ। भारत में कई सारे जासूसों को हायर कर रखा था, लेकिन अब एटीएस की टीम हो या फिर पुलिस की टीम हो, इन जासूसों को ढूंढ रही है। इसी कड़ी में और भी गिरफ्तारियां हुई हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, ज्योति मल्होत्रा के बाद कई ऐसे जो जासूसी का काम कर रहे थे पाकिस्तान के लिए, हिंदुस्तान की जो जानकारियां वो साझा कर रहे थे, आईएसआई के अधिकारियों के संपर्क में थे, ऐसे कई जासूसों को पकड़ा गया है, कार्रवाई की गई है। और इसी कड़ी में वाराणसी से गिरफ्तारी की गई है मोहम्मद सैफुल की, और दिल्ली से मोहम्मद हारून को भी गिरफ्तार किया गया। दोनों आरोपियों की आज ये कोर्ट में पेशी होनी है और सवाल जवाब किए जाएंगे। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद से देश में छिपे गद्दारों को रोजाना पर्दाफाश किया जा रहा है। इसी कड़ी में यूपी एटीएस का ये बड़ा एक्शन सामने आया है। मोहम्मद तुफैल और आरोपी मोहम्मद ध्वस्त किया जा रहा है। इसके लिए पंजाब से यूपी तक और बिहार से लेकर झारखंड तक ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त दो चेहरे दिख रहे हैं। पहले का नाम है तुफैल और दूसरे का नाम मोहम्मद हारून। चेहरा अलग, नाम अलग, लेकिन काम एक ही, पाकिस्तान के लिए जासूसी। आरोप है कि तुफैल और हारून भारतीय सेना से जुड़ी जानकारी, तस्वीरें और वीडियोस पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई को ट्रांसफर कर रहे थे। लेकिन अब इनकी करतूत का भंडाफोड़ हो गया है और ये दोनों यूपी एटीएस के शिकंजे में आ चुके हैं। तुफैल को यूपी एटीएस ने गुरुवार को वाराणसी से गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि तुफैल 600 पाकिस्तानियों के संपर्क में था और भारत की खुफिया जानकारियां पाकिस्तान भेज रहा था। सूत्रों के मुताबिक तुफैल पाकिस्तान के प्रतिबंधित आतंकी संगठन तहरीक लब्बैक के मौलाना साद रिजवी के वीडियोस शेयर करता था। तुफैल आतंकवादी संगठनों से जुड़े वीडियोस और संदेश शेयर करने के साथ साथ ग़ज़वा-ए हिंद जैसे नारों का प्रचार भी कर रहा था। इतना ही नहीं, तुफैल ने व्हाट्सएप ग्रुप पर देश की कई महत्वपूर्ण जगहों जैसे राजघाट, नमो घाट, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, जामा मस्जिद, लाल किला, निजामुद्दीन औलिया और ज्ञान वापी से जुड़ी जानकारी और तस्वीरें भी पाकिस्तान नंबरों पर शेयर की थी। तुफैल अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर बाबरी मस्जिद का बदला और शरीयत कानून लागू करने जैसे मैसेज भी शेयर करता था। तो वहीं दिल्ली में स्क्रैप का कारोबार करने वाले हारून को भी यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया है। सूत्रों के मुताबिक हारून पाकिस्तानी उच्चायोग में काम करने वाले मोहम्मद मुजम्मिल हुसैन का करीबी था, जिसे भारत ने पहले ही देश छोड़ने को कहा है। आरोप है कि हारून दिल्ली समेत कई महत्वपूर्ण ठिकानों की जानकारी शेयर कर रहा था। हारून की पाकिस्तान में शादी हुई है और आरोप है कि वो पाकिस्तानी वीजा दिलाने के रैकेट में भी शामिल था। कब हुई थी शादी? शादी मुझे नहीं पता कौन से सन में हुई है एग्जैक्टली, मैं इस बारे में नहीं बता सकता। वो पाकिस्तान आते आते रहते थे, ये बात हुई है? हाँ, इतना बताया बस। शादी हुई है तो आना जाना तो होगा, बिना आए जाए काम हो सकता है। आपका क्या रिश्ता है मोहम्मद? वो मेरे मामा है। आपके मामा हैं? जो वाइफ है जो पाकिस्तान से थी वो यहीं रहती है, वापस पाकिस्तान में? वो पाकिस्तान में रहती है, यहाँ नहीं आई कभी। कभी आई नहीं है यहाँ पे? नहीं, वो पहले आई थी शादी से पहले। अच्छा, वैसे नहीं आई शादी के बाद? कभी यहाँ नहीं? शादी के बाद नहीं है। कितना समय हो गया सर शादी को? शादी होता है ना 2-3 साल के आसपास होगा, बाकी हमें कंफर्म नहीं पता। लास्ट कब गए थे? 5 अप्रैल को गए थे, 25 अप्रैल को वापस आ गए थे। मोहम्मद हारून की पाकिस्तान में रिश्तेदारी है और इस वजह से पाकिस्तानी उच्चायोग में उसकी जान पहचान हो गई और तभी से हारून पाकिस्तानी उच्चायोग में काम करने वाले मुजम्मिल हुसैन के संपर्क में आया। खबर आपको बता रहे हैं, ब्रह्मोस मिसाइल फिर से परीक्षण के लिए तैयार है। अंजुमान सागर के पास नो फ्लाई जोन इसी को लेकर घोषित कर दिया गया है। 23 से 24 मई के बीच में कहा जा रहा है कि मिसाइल का परीक्षण किया जाता है। इसी वजह से नोटाम यानी कि नोटिस टू एयरमैन जारी कर दिया गया है इन तारीखों के बीच में, यानी नो फ्लाई जोन होगा। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हिंदुस्तान की सैन्य शक्ति पूरी दुनिया देखेगी। एक बार फिर से ब्रह्मोस मिसाइल परीक्षण के लिए तैयार है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी ब्रह्मोस की शक्ति पूरी दुनिया ने देखी। पाकिस्तान ने मुंह की खाई। ब्रह्मोस की शक्ति के आगे चारों खाने चित हो गया और ऐसे में एक बार फिर से परीक्षण के लिए ब्रह्मोस तैयार है। और देखिए, एक के बाद एक जो युद्धाभ्यास है वो भी किए जा रहे हैं, जो परीक्षण है वो भी किए जा रहे हैं, एक तरीके से इंडिया। और अब बात करते हैं यूपी से आ रही खबर की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज राम मंदिर के दर्शन करेंगे, हनुमंत मंडपम का उद्घाटन करेंगे, जहां पर बड़ी तादाद में लोगों की बैठने की व्यवस्था होगी। आज तो आज रामनगरी अयोध्या में मौजूद होंगे। दरअसल हनुमानगढ़ी जो मंदिर है वहां पर मंडपम बनाया जा रहा है और वहां पर अतिथियों के रहने की व्यवस्था भी की जा रही है। जो ध्वनि होगी वो मंडप तक आएगी, जो हनुमान कथा की जाएगी हनुमानगढ़ी में, और इसके लिए आज मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद होंगे। 16 कमरों की व्यवस्था मंडप में अतिथियों के लिए की गई है। तो अतिथि गृह का लोकार्पण मुख्यमंत्री करेंगे। मंडपम में अतिथियों के 16 कमरों की व्यवस्था की गई है और 5000 लोगों के बैठने की भी व्यवस्था है।
तो मंडप में अतिथियों के लिए 16 कमरे हैं। बता दें कि हनुमानगढ़ी में बने भव्य हनुमान कथा मंडपम का लोकार्पण मुख्यमंत्री की तरफ से किया जाएगा। अब आपको तस्वीरें श्रीनगर के डल लेक से दिखाएंगे। यहाँ हर शिकारे पर आपको तिरंगा लहराता हुआ नजर आएगा और आप सोचेंगे कि अगर 26 जनवरी नहीं है, 15 अगस्त नहीं है, तो फिर ऐसी तस्वीर वहां से क्यों आ रही है। एक बात जरूर है कि इस रिपोर्ट को देखने के बाद में, इन तस्वीरों को देखने के बाद में आपका सीना भी गर्व से चौड़ा हो जाएगा और सेना को आप सल्यूट भी करेंगे। श्रीनगर की डल झील में हर एक शिकारे पर तिरंगा लहरा रहा है। भारत माता की जय और ऑपरेशन सिंदूर जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और सेना के सम्मान में बीजेपी ने डल झील में तिरंगा शिकारा रैली का आयोजन किया। तस्वीरें विहंगम हैं, बेमिसाल हैं, अद्भुत और बेजोड़ हैं, जो हर हिंदुस्तानी के सीने को गर्व से भर रही हैं। बीजेपी स्पोक्सपर्सन डॉक्टर दरक्षा अंद्रावी के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर एक सफल ऑपरेशन रहा। हिंद की फौज ने पाकिस्तान में आतंकवादी शिविरों को नष्ट कर दिया और पाक को उसकी औकात दिखा दी कि भारत पर हमला करना आसान नहीं है, ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। डल झील में तिरंगा रैली उन राक्षसों को जवाब है जिन्होंने कायरतापूर्ण हमला कर निर्दोष लोगों की जानें ली और माताओं और बहनों के सिंदूर उजाड़ दिए। जम्मू कश्मीर बीजेपी ने कहा है कि रैली का मकसद एक तरफ जहां सेना के शौर्य को सम्मानित करना है, तो वहीं पर्यटकों को भी कश्मीर आने का निमंत्रण है। बीजेपी ने रैली के जरिए लोगों को भरोसा दिलाया है कि हमारी सेना तैनात है। कश्मीर हम सबका है, आपका है। आप आइए, हम आपको कभी कुछ नहीं होने देंगे। सांसद कनिमोझी के नेतृत्व वाला डेलीगेशन मॉस्को पहुंच गया, जहां पर हमारे राजदूत विनय कुमार ने उनका स्वागत किया। और देखिए, सांसदों का सर्वदलीय डेलीगेशन बनाए गए हैं कई सारे, जो कि अलग अलग देशों में जाकर के ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दे रहे हैं, पाकिस्तान के झूठ को भी बेनकाब कर रहे हैं। और इसी मकसद के तहत मॉस्को में भी हमारा डेलीगेशन पहुंच गया है। अलग अलग जो कंट्रीज हैं, विदेशी कंट्रीज, वहां का दौरा ये डेलीगेशन कर रहा है और मॉस्को का दौरा फिलहाल किया जा रहा है। डेलीगेशन 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में कल देर रात मॉस्को पहुंचा, जहां पर भारतीय राजदूत ने उनका स्वागत भी किया। पाकिस्तान पर आयोजित सीमा पर आतंक की पोल खोलने, पाकिस्तान को बेनकाब करने, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इन सच्चाइयों से अवगत कराने के लिए डेलीगेशन अलग अलग देशों में पहुंच रहे हैं और अलग अलग सांसदों के नेतृत्व में ये डेलीगेशन बनाए गए हैं। और अगली खबर जातीय जनगणना से जुड़ी हुई। कांग्रेस ने इसको लेकर के एक ट्रेनिंग सेशन का आयोजन किया है, जिसमें 100 प्रवक्ताओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। और इस कार्यक्रम का जो नेतृत्व है वो राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे खुद करते हुए नजर आएंगे। सुबह 10 बजे से इस कार्यक्रम की आज शुरुआत होनी है। तो ट्रेनिंग सेशन का ये कार्यक्रम है। जातीय जनगणना के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं को किस तरह से उनकी स्ट्रैटेजी होगी, उनकी क्या भागीदारी होगी, वो क्या करने वाले हैं, इन सब को लेकर एक ट्रेनिंग सेशन आयोजित किया गया है। एक के बाद एक यूपी में अलग अलग जगह पर बुलडोजर एक्शन देखा जा रहा है। इसी कड़ी में ग्रेटर नोएडा हो या फिर गाजियाबाद हो, हर जगह पर बुलडोजर कार्रवाई देखी गई है। तो प्राधिकरण की तरफ से एक्शन लिया गया है और बता दें आपको कि यमुना प्राधिकरण ने एक्शन लेते हुए 250 करोड़ की जो अवैध कब्जे वाली जमीन थी उसे कब्जा मुक्त कराया। इस दौरान पूरा इलाका छावनी में तब्दील रहा। आपको एक रिपोर्ट के जरिए पूरी खबर दिखा देते हैं। पीले पंजे का जमावड़ा लगा है, पुलिस प्रशासन की भीड़ लगी है। कुछ लोग पुलिस से बहस कर रहे हैं, किसी तरह अपने घरों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि जिन मकानों को ढाया जा रहा है वो अवैध कब्जे करके बनाए गए थे। वाईडी ने इन लोगों को कई बार नोटिस भी दिया, लेकिन किसी के कानों पर जू नहीं रेंगा। यमुना प्राधिकरण ने 15 जेसीबी मशीनों की मदद से कुल 25 अवैध कॉलोनियों को ढहा दिया।
इस एक्शन से 250 करोड़ रुपए मूल्य की जमीनों को कब्जा मुक्त कराया गया। भूमाफिया प्राधिकरण की जमीन पर अवैध रूप से कॉलोनियां बसा रहे थे। भारत पाकिस्तान तनाव और ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हमारे वीर सैनिकों को गैलेंट्री सम्मान से नवाजा है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ सभी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। वर्तमान में लेफ्टिनेंट कर्नल विजय वर्मा, राजपूत रेजिमेंट, 44वीं बटालियन, राष्ट्रीय राइफल। मेजर विजय वर्मा ने साल 2021-22 में जम्मू कश्मीर में अपनी सेवाएं देते हुए 10 आतंकी विरोधी अभियानों में अद्भुत शौर्य का परिचय दिया, जिसमें उन्होंने 22 कट्टर आतंकियों को मार गिराया। अक्टूबर 2022 को शोपिया में चलाए गए तलाशी अभियान के दौरान आतंकियों ने उनके दल पर ग्रेनेड हमले के साथ साथ अंधाधुंध गोलीबारी करते हुए भागने की कोशिश की। अपने साथियों को खतरे में देख शूरवीर अधिकारी निडरता से आगे बढ़े और भीषण गोलीबारी के बीच एक आतंकी को मार गिराया। साथ ही पड़ोस के एक दूसरे गांव से आतंकी गतिविधि की जानकारी मिलने पर उत्कृष्ट सामरिक सूझबूझ के साथ अपने दल का एक बड़ा हिस्सा वहां पर भेजा और वहां पर भी एक और आतंकी को ढेर कर दिया गया। अनुकरणीय नेतृत्व क्षमता और उत्कृष्ट सामरिक कौशल के लिए मेजर विजय शर्मा को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। मेजर वर्मा फिलहाल राजपूत रेजिमेंट 44वीं बटालियन राष्ट्रीय राइफल्स में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। विक्रांत कुमार, 203 कोबरा बटालियन, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। झारखंड के चतरा जिले में माओवादियों के बारे में मिली खुफिया जानकारी के आधार पर चलाए गए नक्सल विरोधी अभियान में सीआरपीएफ के उप कमांडर विक्रांत कुमार को आईडी क्लियरेंस का जिम्मा सौंपा गया था। एक्सप्लोजिव डिवाइस के लगातार खतरे और नक्सलियों की ओर से लगातार हो रही फायरिंग के बीच नक्सलियों के करीब विक्रांत कुमार पहुंचे। लगभग 50 मिनट की जवाबी कार्रवाई के बीच विक्रांत कुमार ने 5 नक्सलियों को ढेर कर दिया। इसके बाद वहां से भारी मात्रा में असलहा बरामद किया। इसके बाद कई नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया। इस असाधारण बहादुरी के लिए विक्रांत कुमार को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। इंस्पेक्टर जी श्री 203 कोबरा बटालियन, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में तैनात इंस्पेक्टर जेफरी हमिंग चुल्लू ने भी 2 अप्रैल 2023 को झारखंड के चतरा जिले में चलाए जा रहे जोखिमपूर्ण नक्सल विरोधी अभियान में हिस्सा लिया। विद्रोहियों के ठिकाने की तरफ बढ़ रहा उनका दल अचानक किलेबंद माओवादियों की ओर से की जा रही भारी गोलीबारी की चपेट में आ गया। उबड़ खाबड़ इलाके की चुनौतियों से जूझते हुए आईडी विस्फोट और विद्रोहियों की अंधाधुंध गोलीबारी के बीच आमने सामने की लड़ाई में आपके दल ने जवाबी हमला करते हुए बेहद नजदीक से 2 माओवादियों को मार गिराया। इस अभियान में 5 नक्सलियों को मार गिराया गया और नक्सलियों के ठिकानों से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए। इस दौरान कई माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया। अद्भुत बहादुरी और उत्कृष्ट सामरिक कौशल के लिए इन्हें शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। विंग कमांडर 1 एंड डेस्टिन किंग वायुसेना मेडल, उड़ान पायलट भारतीय वायुसेना। विंग कमांडर 1 एंड डेस्बिन किन साल 2022-23 में जैगवार स्क्वाड्रन में तैनात किए गए थे। 24 जुलाई 2023 को जैगवार लड़ाकू विमान की गगनभेदी उड़ान के दौरान उन्होंने देखा कि विमान के अचानक दोनों इंजन के ऑयल ड्रेनेज सिस्टम में खराबी का इंडिकेशन आ रहा है। ऐसी स्थिति में कीमती इंजन को बचाने के लिए इसका बंद करना अत्यंत आवश्यक था। उच्चतम व्यावसायिक कौशल का परिचय देते हुए डेस्बिन किन ने न केवल इंजन को बंद किया और सेकंड इंजन के सहारे विमान को निकटतम हवाई पट्टी की ओर उतारना शुरू किया। 2500 फीट की ऊंचाई पर यह सेकंड इंजन भी फेल हो गया और विमान घनी आबादी क्षेत्र में एक शक्तिहीन ग्लाइड की तरह नीचे गिरने लगा। ऐसे जानलेवा हालात में विमान से छलांग लगाने के बजाय इन्होंने अपनी जान हथेली पर रखकर विमान को सुरक्षित उतारा। इस तरह से अपने देश के बहुमूल्य लड़ाकू विमान को बचाते हुए आम लोगों की जिंदगी पर आए संकट को भी इन्होंने टाल दिया। इनके इस उत्कृष्ट उड़ान कौशल और असाधारण साहस के लिए शौर्य चक्र से इन्हें अलंकृत किया गया।
मेजर आशीष ढोंचक सेना मेडल, सिक्स लाइट इन्फेंट्री 19 राष्ट्रीय राइफल्स मरणोपरांत सिपाही मेजर आशीष ढोंचक सेना मेडल सिक्लाइट इन्फेंट्री 19 राष्ट्रीय राइफल्स में तैनात थे। उस दौरान जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के जंगली पहाड़ियों में चलाए गए एक आतंक विरोधी अभियान का वो नेतृत्व कर रहे थे। तभी आतंकियों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते हुए भागने की कोशिश की। अपने साथियों को प्राणघातक खतरे में देखते हुए मेजर आशीष ने अपनी जान की परवाह न करते हुए वे आगे बढ़े और अपनी सटीक गोलीबारी से कवर फायर देते हुए आतंकियों को भागने से रोका। मेजर आशीष ढोंचक आखिरी सांस तक आतंकियों का मुकाबला करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। इस सर्वोच्च बलिदान के लिए मेजर आशीष को मरणोपरांत शौर्य चक्र से अलंकृत किया गया। में पूरा होता हुआ नजर भी आ रहा है, क्योंकि अब तक कुल मिलाकर 27 नक्सलियों को ढेर किया गया है। तो जो ऑपरेशन हाल में अंजाम दिया गया उसमें 27 नक्सलियों को ढेर किया गया है। डीआरजी के जवान इस कामयाबी के बाद गदगद हैं। कहीं आतिशबाजी हो रही है, कहीं नाच गाना हो रहा है। आपको भी दिखाते हैं हमारे जवान कैसे जश्न मना रहे हैं। नक्सलियों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम देने के बाद डीआरजी जवानों का जोश हाई है। बारिश में भीगकर ये जवान अपनी प्रचंड विजय का रंगारंग प्रदर्शन कर रहे हैं। स्थानीय लोग भी इस जश्न में खोए हुए हैं। जवानों को गुलाल लगाकर ये लोग अपने जश्न का इजहार कर रहे हैं। हथियारों से लैस इन जवानों के चेहरे पर रौनक देखते ही बन रही है। नक्सलवाद पर मिली इस बड़ी विजय को लेकर भारत माता की जय का उद्घोष हो रहा है। दरअसल छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में अबूझमाड़ के जंगल में बुधवार सुबह सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 27 नक्सली मारे गए थे। सुरक्षा बलों ने सभी 27 शवों को भी बरामद कर लिया है। इस मुठभेड़ में जो नक्सली मारे गए उनमें 1 करोड़ का इनामी बसव राजू भी शामिल है। 70 साल का बसव राजू आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के एक गाँव का रहने वाला था। बसव राजू एनआईए के भी 2 मामलों में वांटेड था। बसव राजू के खिलाफ एनआईए 2012 और 2019 में 2 एफआईआर दर्ज की थी। 2019 वाली घटना में 5 सुरक्षा कर्मियों को आईडी ब्लास्ट के जरिए मारने का आरोप था। एनकाउंटर के दौरान एक जवान शहीद हो गया, जबकि एक घायल है। मार्च 2026 तक नक्सलवाद के खात्मे का मोदी सरकार ने संकल्प लिया है। इसी कड़ी में मिली ये सफलता काफी अहम मानी जा रही है। तिरुपति मंदिर एक बार फिर से विवादों में है। दरअसल यहाँ